हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सो आई होप यू आर डेफिनेटली enjoying the 2022 to 2026 सीरीज विच इज़ गोइंग ऑन टॉपिक वाइज। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास मोमेंटम एंड कोलिजन। और हमेशा की तरह आपको ये डीबीपी आपको पहले ये डीबीपी सॉल्व कर लेनी चाहिए, है ना, खुद से सॉल्व करनी चाहिए, या साइमल्टेनियसली आप वीडियो पैरेलल में देख सकते हो जहाँ पे भी आप फंसोगे, ठीक है ना। भाई बहुत सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, सिंपलर वर्जन है ना। कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं या आपको लगता है कि नहीं सर का क्या सोल्यूशन है, मे बी थोड़ा शॉर्टर सोल्यूशन है, तो आप वीडियो रेफ़र कर सकते हो। ये डीबीपी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अ, ये क्वेश्चंस हैं 2022 से लेके 2026 तक के सारे क्वेश्चंस हैं शिफ्ट वाइज। और मैंने एरर फ्री डीबीपी बनाने की कोशिश की है, ठीक है ना। जो भी एरर्स लेट से सॉल्व करने में आते हैं वो भी मैं इनकॉर्पोरेट करके फाइनल डीबीपी आपको अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो एरर फ्री मटेरियल है, जहाँ जहाँ पे लेट से कि कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप्ड हुए हैं या बोनस हुए हैं वो भी आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है ना। तो करते हैं, चलिए स्टार्ट। अगर आपको 2022 से उसके पहले के भी क्वेश्चंस चाहिए तो उन क्वेश्चंस का भी वीडियो सॉल्यूशंस और डीबीबी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली पुराने क्वेश्चंस थोड़े से बेटर हैं, है ना। 19 में जो आए थे या जो लेट्स से 2022 के पेपर्स में आए थे, 2021 के पेपर्स में आए थे, तो वो थोड़े से बेटर कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको लगेंगे। इधर भी देखा जाए तो पिछले 22, 23, 24 में तो क्वेश्चन ठीक ठीक ही थे ना। थोड़ा 25 और 26 में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है क्वेश्चंस को लेके। सो वी कैन एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिस ईयर ऑल्सो, ठीक है ना। तो लेट अस सी, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल ऑफ मास गिवन है 0.4 kg स्ट्रेट इन अ डायरेक्शन ऑफ बॉलर विदाउट चेंज इन इट्स इनिशियल स्पीड। ओके, मतलब कि जिस स्पीड से बॉल आया उसी स्पीड से उसने वापस भेज दिया है। तो हमको इम्पल्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इम्पल्स तो सीधे सीधे इम्पल्स को वैसे तो हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल एफ डी टी, बट न्यूटन्स सेकेंड लॉ से वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। अब इस चेंज इन मोमेंटम में एक बात का ख्याल रखिएगा, चेंज इन मोमेंटम यानी वेक्टर क्वांटिटी में जब भी चेंज निकालते हैं ना, तो हम लोग डायरेक्शन का भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना मैग्नीट्यूड का रखते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी है ना, लेट्स से ये एम मास का बॉल है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी नॉट थी, और विदाउट चेंज इन इनिशियल स्पीड यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि फाइनल मोमेंटम को अगर हम लोग माइनस एम वी नॉट लिखेंगे तो इनिशियल मोमेंटम को हमें प्लस एम वी नॉट लिखना पड़ेगा, है ना। यानी अगर आप टोटल का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये -2 एम वी नॉट आएगा। लेकिन इम्पल्स पूछा है, मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई 2 इंटू मास हो गया 0.4 और वेलोसिटी हो गई 15। तो ये आपका 12 न्यूटन सेकंड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। Two blocks of masses 10 kg and 30 kg are placed on the same straight line with coordinates 0, 0 centimeter and x 0 centimeter. A block of 10 kg is moved on the same line through a distance 6 centimeter towards the other block, ठीक है। The distance through which the block of 30 kg must be moved to keep the position of center of mass to be unchanged. तो देखो ये तो ओरली ही क्वेश्चन हो जाएगा सीधे सीधे। भाई अगर हमने बोला है कि 10 केजी का ब्लॉक, ध्यान से देखिएगा, हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे, तो कैन वी राइट कि डेल्टा एक्स सी एम ज़ीरो होना चाहिए। और डेल्टा एक्स सी एम ज़ीरो का मतलब है कि एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू ये मिला के ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है ना। एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू इक्वल टू ज़ीरो। यानी अगर डायरेक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन हटा के बात की जाए, तो एम वन एक्स वन शुड बी इक्वल टू एम टू एक्स टू। तो 10 केजी का ब्लॉक हमने मूव किया है 6 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में, तो वी कैन डायरेक्टली से कि 30 केजी का जो ब्लॉक है उसको हमें लेफ्ट साइड में, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, 2 सेंटीमीटर मूव करना होगा। अरे भाई 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 इंटू 2, तो ये 2 सेंटीमीटर टूवर्ड्स दी 10 केजी ब्लॉक आंसर होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर सी पार्ट गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड टू अ स्टेशनरी पार्टिकल व्हेन इट स्ट्राइक्स द स्टेशनरी पार्टिकल 5 टाइम्स ऑफ इट्स मास एंड द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक कोलिजन, ठीक है।
मतलब समझे क्या है कि m मास का पार्टिकल है और ये m मास का पार्टिकल लेट अस सपोज v नॉट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है और ये अपने से 5 टाइम्स हैवियर पार्टिकल से जो कि इनिशियली रेस्ट पे है कोलिजन करने जा रहा है। तो ये कहानी है बिफोर कोलिजन की। और आफ्टर कोलिजन अगर देखा जाए तो आफ्टर कोलिजन हम लोग बोलेंगे कि लेट अस सपोज कि ये पार्टिकल v1 से चल रहा है और ये पार्टिकल v2 से चल रहा है। तो हमसे ये पूछा हुआ है कि उसने अपनी काइनेटिक एनर्जी का कितना परसेंट 5m को ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है ना? अपनी काइनेटिक एनर्जी का कितना, तो ये है जस्ट बिफोर कोलिजन और ये है जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो देखो इसमें हम लोग दो कंजर्वेशन प्रिंसिपल सीधे सीधे लगा सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन को क्या करेंगे लगा के कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाते हैं, ज़्यादा ईजियर रहेगा। तो देखिए एक इक्वेशन हमारी बनेगी मोमेंटम कंजर्वेशन, तो एम वी नॉट इज इक्वल टू एम वी वन प्लस 5mv2। तो ये हो गई लेट से इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, पास आने की वेलोसिटी और दूर जाने की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। तो दूर जाने वाली वेलोसिटी है v2 माइनस v1 और पास आने वाली वेलोसिटी है v नॉट। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में हमको v2 फाइंड आउट करना है, v2 हमको फाइंड आउट करना है, तो एक काम कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको इसमें ऐड कर देते हैं, है ना। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ऐड कर दोगे अगर आप तो v2 माइनस वी1 है और इधर v1 प्लस 5v2 है। तो एक तरह से आपको 6v2 की वैल्यू 2v0 मिल जाएगी, यानी v2 की वैल्यू आ गई v0/3, ठीक है। यानी सेकेंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ m की जगह हो जाएगा 5m और इंटू v स्क्वायर की जगह v0/3 का स्क्वायर। तो इसमें से आप 5/9 को अलग कर लो और बाकी जो बचा है ना विच इज़ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये आप देखो ध्यान से, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई स्ट्राइकिंग पार्टिकल की, ये स्ट्राइकिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो कितना परसेंट ट्रांसफ़र हुआ है, तो 5/9 परसेंट में अगर निकालें तो इसको हम लोग 100 ले लेते हैं। तो ये 500/9 आ रहा है, 500/9 लगभग 55% के आसपास। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी हमारा सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ 55.55%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में a pendulum of length 2 meter consists of a wooden bob of mass of 50 gram, a bullet of 75 gram is fired towards a stationary bob with a speed v. The bullet emerges out of the bob with a speed v/3 and bob just completes the vertical circle. Okay, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, एक तो वर्टिकल सर्कल का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और एक कोलिजन का, ठीक है ना। तो पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, वुडन बॉब का मास दिया हुआ है 50 ग्राम, 50 ग्राम। तो हम इसको एक काम करें, इसको हम लोग ले लें अगर m, या इसको ले लेते हैं 2m, ठीक है। और जो बुलेट आ रही है उसका मास है 75 ग्राम, तो उसको हम लोग ले लेते हैं 3m, थोड़ा सॉल्व करने में अच्छा लगेगा। 3m ये v स्पीड से आ रही है, ये है बिफोर कोलिजन। एंड आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन कह रहा है कि ये जो बुलेट है ये इसको क्रॉस करती है, इमर्जेज आउट ऑफ दी बॉब v/3, ठीक है। तो देखो, और ये जो 2m है ये सर्कल कंप्लीट करता है। तो क्या आपको मालूम है कि सर्कल कंप्लीट करने के लिए नेसेसरी वेलोसिटी क्या होती है? क्यों भाई, अंडर रूट ऑफ स्ट्रिंग का केस है ये, तो इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5g और l की जगह हम लोग 2 लिख देंगे। तो बस आप इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। तो देखिए यहाँ से 3m इंटू वी इज इक्वल टू 2m इंटू ये 10 आएगा प्लस 3m इंटू v/3, ठीक है ना। तो यहाँ से m तो कैंसिल हो ही रहा है, इधर से 3v माइनस v इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से देखिए v की वैल्यू हमारी 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर 10 दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में
A man of mass 60 kg is running on a road and suddenly jumps into a stationary trolley car of mass 120 kg. Then the trolley car starts moving with this velocity. Velocity of running man was. तो देखो ये इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन है कि भाई एक ट्रॉली स्मूथ सरफेस पे है ना, और इस ट्रॉली का मास है 120 kg, है ना, और एक मैन दौड़ता हुआ इसके ऊपर जंप कर रहा है, और इस मैन की वेलोसिटी हमको वी नॉट फाइंड आउट करनी है। 60 kg का ये मैन है, ठीक है। जब ये इसके ऊपर जंप कर जाता है और ये सिस्टम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, यानी मैन और ट्रॉली दोनों रेस्ट पे आ जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ने लगता है। देखो हुआ क्या होगा ना, जब ये इसके ऊपर आया होगा ना, तो मैन के ऊपर फ्रिक्शन लगा होगा पीछे की तरफ, थोड़ी बहुत स्लिपिंग हुई होगी, थोड़ा एनर्जी का लॉस हुआ होगा, और वही फ्रिक्शन लगा होगा ट्रॉली के ऊपर आगे की तरफ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेट जो फोर्स है ना एक्स डायरेक्शन में वो ज़ीरो है, किसी ने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। मैन प्लस ट्रॉली का मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में कंजर्व है, ठीक। तो मैन का मोमेंटम हम लोग लिख देंगे 60 इंटू वी नॉट, और फाइनली दोनों का कंबाइंड करके लिख देते हैं, तो 60 प्लस 120, और कह रहा है कि कॉमन वेलोसिटी जो है वो 2 है। तो यहाँ से आपको वी नॉट की वैल्यू देखिए 6 मीटर पर सेकेंड मिल जाती है, विच इज़ दी गिवन आंसर, ठीक है ना। सीधा सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन का है। क्वेश्चन नंबर 6 में, अ बॉडी ऑफ मास m एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 pieces, 1:1:2. Two smaller pieces fly off perpendicularly to each other with this velocity and this velocity, the velocity of third piece. तो देखो ये भी हमारा एक्सप्लोजन का क्वेश्चन है कि लेट से कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल है विच इज़ केप्ट एट रेस्ट, ठीक है, और इस एक्सप्लोजिव मटेरियल के 3 टुकड़े होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से रेशियो में, एक m हो गया, ठीक है ना, एक और m हो गया, ठीक है, और एक हो गया 2m, ठीक है ना, एक हो गया 2m। अब इसमें से कह रहा है कि दो जो स्मॉलर पीसेज हैं वो फ्लाई ऑफ हो रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो परपेंडिकुलर में हम लोग एक काम करते हैं, एक को ले लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड से एक्स डायरेक्शन में, और एक को ले लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड से वाई डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप ये बताओ, इनिशियली क्या ये सिस्टम रेस्ट पे ही तो था? तो अगर ये इनिशियली रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम इसका ज़ीरो था, तो इसका मतलब है कि फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम ज़ीरो करने के लिए आपको क्या लगता है भाई, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमने प्लस आई कैप में लिया है, इसको प्लस जे कैप में लिया है, तो ये कैंसिल आउट तभी होगा जब ये इधर की तरफ जाएगा। हालांकि अगर आप इसको कुछ भी एज्यूम कर लोगे तो भी वो साइन के साथ निकल आएगा, है ना, वेक्टर फॉर्म में, लेकिन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि 2 डायमेंशन का केस है ना। 1 डायमेंशन का केस होता है तो केवल प्लस माइनस से काम चल जाता है, 2 डायमेंशन है तो आई कैप जे कैप के साथ ही आपको इसको लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्या बनेगा, फाइनल मोमेंटम को हम लोग लिखेंगे m इंटू 30 आई कैप प्लस m इंटू 40 जे कैप, ये दो स्मॉलर पार्टिकल का हो गया, और जो तीसरा वाला है वो है 2m और इंटू वी वेक्टर, तो ये सब मिला के इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखो वी वेक्टर की वैल्यू क्या आती है, वी वेक्टर की वैल्यू देखो क्या आती है, क्या ये -15 आई कैप और -20 जे कैप आ रही है। और अगर मुझे इसका मॉड निकालना है, मॉड, तो इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो क्या ये 25 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। मोमेंटम हमने इक्वल कर दिया है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 बिलियर्ड्स बॉल्स ऑफ मास गिवन है, ईच मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड, कोलाइड एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड, ठीक है। इफ द ड्यूरेशन टाइम कॉन्टैक्ट इज दिस, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉल ड्यू टू ईच अदर, ठीक है। रिबाउंड विद द सेम स्पीड मतलब ये एक तरह का कोलिजन जो है ना वो इलास्टिक कोलिजन ही है, तो हम किसी भी एक बॉल के लिए स्टडी कर सकते हैं या दोनों के लिए स्टडी कर सकते हैं भाई। आप सिंपली इसको ऐसा देखिए कि ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे विद वेलोसिटी v0, विद वेलोसिटी v0, ठीक है,
और आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन इन दोनों की ही वेलोसिटी एक तरह से रिवर्स हो गई, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ होगा, ड्यूरिंग कोलिजन दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाया होगा, ठीक है ना। इसने लगाया होगा इसके ऊपर, फोर्स नहीं बोलना चाहिए, हम ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इम्पल्स लगाया होगा। अरे इम्पल्स का मतलब है कि एक बड़ा फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगाया होगा, जिसको हम लोग एन डी टी के फॉर्म में लिखते हैं, है ना, एन डी टी के फॉर्म में, क्योंकि वो ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है। तो हम अगर इम्पल्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इम्पल्स को हम लोग लिख सकते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो किसी का भी मोमेंटम लिख लीजिए, अभी भी एक पीछे क्वेश्चन में निकाला था ना, तो ये प्लस एम वी नॉट है, ये माइनस एम वी नॉट है, तो प्लस माइनस है, जब आप चेंज करोगे तो डबल हो जाएगा। तो इम्पल्स की वैल्यू होगी 2mv0। और इम्पल्स को क्या लिखोगे, इम्पल्स को हम लोग लिखेंगे एन डी टी। क्यों भाई, अब देखो अगर उसने ये टाइम दिया हुआ है ना कि कितने टाइम कांटेक्ट में रहा, तो क्वेश्चन बनाने वाला ये चाहता है कि आप इस फोर्स को उस ड्यूरेशन के लिए एक कांस्टेंट फोर्स की तरह ट्रीट कर लो, उस ड्यूरेशन के लिए कांस्टेंट फोर्स की तरह, मतलब कि ये जो n है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ dt होगा, और आप 0 से t इसको इंटीग्रेट करो, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2mv0 इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो यहाँ से फोर्स चाहिए हमको, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 2mv0 अपॉन टाइम, ठीक है ना। या फिर आप इसको सिंपली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी लगा सकते हो भाई, अरे भाई एवरेज फोर्स को लिख सकते हैं ना, वही चीज़ आ गई, इंटीग्रेट कर दिया तो हम वापस से वहीं पहुंच गए, न्यूटन सेकेंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यही तो लगाया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो बस इसकी वैल्यू निकाल दो, क्या बनेगा, 2 इंटू एम का मतलब है 0.05 इंटू वी नॉट का मतलब है 10 एंड डिवाइडेड बाई 0.005, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आती है 7th क्वेश्चन का बी पार्ट के इक्वल, करेक्ट, ये 200 न्यूटन के इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 identical spheres each of mass capital M are placed at the corners of a right angle triangle with mutually perpendicular sides equal to 3 मीटर each, ठीक है, मतलब ट्रायंगल राइट एंगल भी है, आइसोसेलेस भी है। टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स एज ओरिजिन, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी। अच्छा, तो देखो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ये रहा सिचुएशन, एक पॉइंट मास हमने कैपिटल एम यहाँ रखा है, एक पॉइंट मास कैपिटल एम ने यहाँ रखा है, और एक पॉइंट मास कैपिटल एम ने यहाँ रखा हुआ है। तो जो ओरिजिन पे रखा है वो तो यही हो गया, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,3। तो आप चाहो तो कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगा दो, आप चाहो तो कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो आप थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये दोनों जो m है ना, इनका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इनके मिड पॉइंट पे होगा, बराबर है ना। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 2m लिख दें, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये वाला डिस्टेंस, अब आप ऐसे देखो कि ये वाला डिस्टेंस 3 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस होगा भाई, ये एंगल 45 डिग्री होने वाला है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 3/√2 मीटर होगा, 3/√2। हमको ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है कि ऑरिजिन से सेंटर ऑफ मास का क्या डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो आप ये बताओ कि अगर हमारे पास एक 2m है और एक m है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज 3/√2 मीटर। तो जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा, क्या सेंटर ऑफ मास वाली डिस्टेंस 2:1 में डिवाइड नहीं हो रही है। तो अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए है कि ये वाली डिस्टेंस L कितनी है, तो दिस L इज 2/3 ऑफ 3/√2। तो क्या ये √2 मीटर के इक्वल आ रही है, इसका मतलब जो x हमको निकालना है उस x की वैल्यू 2 के इक्वल है। क्लियर है ना, आप चाहो तो कोऑर्डिनेट लेके निकाल दो, कोऑर्डिनेट में भी आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे उस पॉइंट के, √2, और फिर आप उससे डिस्टेंस निकाल सकते हो, ओरिजिन से डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9 में, अ बॉडी ऑफ मास 8 kg एंड अनदर मास 2 kg आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ मोमेंटम। तो देखो मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं, मोमेंटम को हम लोग क्या लिखते हैं,
मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं √2m/ke, ठीक है ना। और अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है तो इसका मतलब है कि जो मोमेंटम है वो मास के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमें इनके मोमेंटम का रेशियो चाहिए P1/P2, सो दिस इज इक्वल टू √m1/m2। तो ये हो जाएगा m1 की जगह हो जाएगा 8/2, तो ये 2:1 के इक्वल आ जाएगा। यानी 9th क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में A ball of mass 0.15 kg hits the wall with initial speed 12 and bounces back without change in initial speed। देखो सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। If the force applied to the wall on the ball during the contact is 100, तो टाइम निकालना है ना। सिमिलर क्वेश्चन ही है, रिपीट ही है, रिपीट की कैटेगरी में डाल सकते हैं ना। तो अगर आप देखोगे तो हम इसमें बोल सकते हैं कि फोर्स जो होता है एवरेज फोर्स, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू दी हुई है 100, चेंज इन मोमेंटम, क्या चेंज इन मोमेंटम 2mv0 लिखेंगे और टाइम की जगह हो गया डेल्टा टी। तो आप देखो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू क्या यहाँ से 2m की जगह 1.15 v0 अपॉन फोर्स हमको दिया हुआ है 100। तो एक बार देख लो कितना आएगा, 24 × 0.15 एंड डिवाइडेड बाई 100। तो ये टाइम निकल के आता है 0.036 सेकेंड्स, यानी कि 10th में बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में इन 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg मूविंग विद अ स्पीड 25 hits different walls and comes to rest within 3 सेकेंड within 5 सेकेंड। ओके, तो एक बार एक वॉल को टच कर रहा है, टकरा रहा है और 3 सेकंड में रेस्ट पे आ रहा है, और दूसरी बार दूसरी वॉल से टकरा रहा है, रेस्ट पे तब भी आ रहा है और 5 सेकंड में रेस्ट पे आ रहा है। तो हमसे पूछा हुआ है कि इम्पल्स सेम है कि फोर्स सेम है, इम्पल्स बड़ा है फोर्स बड़ा है। अच्छा ठीक है, कंपेयर नहीं करना है, खाली ये बताना है क्या सेम है क्या नहीं सेम है। तो देखो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स आपको मैंने बताया कि इम्पल्स होता है इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। क्यों भाई, अब आप ये बताओ कि अगर बॉल फाइनली रेस्ट पे आ गई और बॉल इनिशियली मूव कर रही थी, तो क्या ये वैल्यू सिंपली -mv0 आएगी, और इस फैक्टर में टाइम का कोई भी रोल नहीं है। मतलब इम्पल्स मोमेंटम चेंज के बराबर होता है। इसका एक ऐसे पॉपुलर एग्जांपल हम लोग क्लास में लेते हैं कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 10 मीटर की हाइट से आप जंप करो, तो आप टाइल्स वाली फ्लोर पे जंप करना पसंद करोगे या सॉफ्ट बेड पे? क्यों भाई, दोनों ही केस में बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, है ना। टाइल्स वाली फ्लोर पे टकराओगे तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या होने वाला है। सॉफ्ट बेड पे टकराओगे, अगर मान लो कहा जाए आपसे कि नहीं 50 सेंटीमीटर का गद्दा है ना, मैट्रेस है, तो आप कहोगे उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी 10 मीटर से, है ना। पॉइंट ये है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में बॉडी रेस्ट पे आ रही है, लेकिन टाइल वाले फ्लोर पे क्या होगा कि बॉडी जल्दी रेस्ट पे आ रही है। और जब जल्दी रेस्ट पे आ रही है ना, तो जब आप उसका फोर्स निकालोगे, फोर्स, तो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो जैसे ही ये टाइम कम करोगे आप, क्या आपके फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन दोनों ही केस में आप ध्यान से देखो तो क्या इम्पल्स तो चेंज इन मोमेंटम होता है, तो इम्पल्स में कोई भी चेंज नहीं है, इम्पल्स दोनों केस में सेम आएगा, लेकिन फोर्स उस केस में ज़्यादा होगा जब कम टाइम में बॉडी रेस्ट पे आई है। ठीक बात है ना। अरे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि कोई फील्डर जो है जब बॉल कैच करता है क्रिकेट में, क्यों भाई, तो आप देखते हो वो हाथ को थोड़ा पीछे लेके आता है, एकदम रिजिड नहीं रखता है ना। तो क्योंकि पीछे लाने में क्या होता है ना कि हम उसका टाइम बढ़ा रहे हैं, बॉल को रेस्ट पे आने का टाइम बढ़ा रहे हैं, तो हमारे हाथों पे चोट भी लगने की संभावना कम होती है और वो उसके बाउंस बैक होने की भी पॉसिबिलिटी कम होती है। तो बेसिकली वी आर इंक्रीजिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। तो हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स सेम है बट एवरेज फोर्स विल बी डिफरेंट। 11th में आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एंड ए ऑफ वन डायमेंशनल रॉड हैविंग मास डेंसिटी दिया हुआ है एंड लेंथ एल दिया हुआ है। तो देखो अगर हमें वेरिएबल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो ये वाला एंड है x इक्वल टू 0, ये वाला एंड है x इक्वल टू एल। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से x डिस्टेंस पे, क्यों भाई यही तरीका है, एक एलिमेंट लेंगे और इस एलिमेंट का जो विड्थ है
वो हो जाएगा लेट से dx, इस एलिमेंट का जो विड्थ है वो हो जाएगा dx, और ये हमारे लिए dm एलिमेंट है। dm की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, अगर ये लीनियर है तो लैम्डा dx, सरफेस है तो सिग्मा dA, और वॉल्यूम है तो रो dV। लेकिन ये अब इसमें रो दिया हुआ है बट ये kg पर मीटर, ये लीनियर का ही केस है ये। तो बेसिकली दिस इज लैम्डा, इंटू dx, ठीक है ना। तो लैम्डा की ही वैल्यू दी हुई है जो रो नॉट के टर्म्स में दी है, वो सिंबल देने वाले का इश्यू है, ठीक है। सो दिस इज इनटू dx, ये dm हो गया। और सेंटर ऑफ मास अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है xcm इज इक्वल टू इंटीग्रल dm अपॉन इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm। ये हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेट करने वाले केसेस के लिए। तो बस आप वैल्यू इसमें रख दीजिए, x की जगह x, dm की जगह लिखेंगे रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड डिवाइडेड बाई इंटीग्रल रो नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो मुझे मालूम है एल तो आएगा ही आएगा, बाकी हम लोग कांस्टेंट पे फोकस करते हैं, 0 से लेके एल तक, 0 से लेके एल तक। तो पहला x बन जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और दूसरा एक्स क्यूब बन जाएगा एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है, और नीचे आपका 1 बन जाएगा एल, और एक्स स्क्वायर बन जाएगा एल बाई 3। देखो ध्यान से, तो ये ऊपर आएगा एल बाई 4 और नीचे आएगा 2l बाई 3, 2 बाई 3, क्योंकि हमने एक l कैंसिल कर दिया है। तो ये 3l अपॉन 8 के इक्वल आ रहा है, 3l अपॉन 8, यानी क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर 8 करेक्ट है, अल्फा की वैल्यू 8 के इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। Two bodies of mass 1 kg and 3 kg have position vectors this and this respectively. Magnitude of position vector of center of mass of this system will be similar to magnitude of vector। अच्छा, position of center of mass बताना है, तो ये लगा दो, RCM vector is equal to summation MI RI vector divided by summation MI। क्यों भाई, M1 R1 प्लस M2 R2 लिख देते हैं, वेटेड मीन जिसको बोलते हैं। तो पहला है 1 kg, तो इसमें आएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और दूसरा है इसमें 3 kg, तो 3 माइनस 3 आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, बोलो, डिवाइडेड बाई एम आई की जगह लिख देंगे 1 प्लस 3। तो देखो क्या बनेगा, आई कैप और माइनस 9 आई कैप, तो ये हो जाएगा -8 बाई 4, तो -2 आई कैप बच रहा है, ठीक है। जे कैप में देखें तो यहाँ 2 है और यहाँ -6 है, तो -4 अपॉन 4 यानी कि -j कैप बचेगा। और के कैप में देखेंगे तो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो ये प्लस के कैप आ रहा है। आई कैप -3 आई कैप -2j कैप। ओके फाइन, मुझे ना मैं ढूंढ रहा हूँ एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास, जबकि क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम विल बी सिमिलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। मतलब कौन से वेक्टर के साथ इसका मैग्नीट्यूड मैच करेगा। अरे यार, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी इसका मैग्नीट्यूड √6 है। तो √6 किसका किसका मैग्नीट्यूड होगा भाई, देखो इसका मैग्नीट्यूड √6 है, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो ये √14 है। क्यों भाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 2√2 है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड √8 है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3 है ना। तो आंसर फिर हमारा ए बन जाएगा। कह रहा है कि किसके साथ इसका मैग्नीट्यूड मैच कर रहा है, ठीक है। इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाई 20% तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, अरे काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, काइनेटिक एनर्जी इज p² अपॉन 2m। तो देखो मोमेंटम अगर 20% बढ़ा तो इसका मतलब है कि 1 से हो गया 1.2,
ठीक है ना। अब उसका करो स्क्वायर, तो 1.2 का स्क्वायर करोगे तो हो गया 1.44, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 20% मोमेंटम बढ़ने का मतलब है कि पी से चेंज होके हो गया ये 1.2 पी, 20% बढ़ा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1.2 पी का स्क्वायर अपॉन 2m। तो क्या ये 1.44 टाइम्स पी स्क्वायर बाई 2m हुआ, यानी ये 1.44 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हुई। तो 1.44 को लिख नहीं सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस 44% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इंक्रीमेंट इसमें 44% का हुआ। 14 में आंसर सी वाला करेक्ट है, ठीक है। 15 में a body of mass 1 kg collides head on elastically with the stationary body of mass 3 kg. After collision, smaller body reverses its direction of motion and moves with this speed. The initial speed of smaller body before collision, ठीक है, सिंपल कोलिजन का क्वेश्चन है, हेड ऑन कोलिजन है और इलास्टिक है, ठीक है। तो एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है 1 kg, दूसरी बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है 3 kg, ठीक है। 1 kg वाली बॉडी जो है वो v0 वेलोसिटी से आ रही है, ये कहानी है जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो 1 kg वाली बॉडी है ये पीछे की तरफ रिवर्स होती है, रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड मूव्स विथ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है, तो हमसे पूछा हुआ है, और ये मान लो आगे जा रही होगी v1 से। तो ये कहानी है जस्ट आफ्टर कोलिजन। पूछा हुआ है इनिशियल क्या स्पीड होगी, तो देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट, हम दो इक्वेशन लगा सकते हैं। एक मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनेगी m इंटू वी नॉट इज इक्वल टू, इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि वेलोसिटी अपोजिट है, और उसको प्लस में ही लिखेंगे, तो ये 3v1 हो गया। ये मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन है। और दूसरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिस वेलोसिटी से पास आए हैं उसी वेलोसिटी से दूर जा रहे हैं, तो पास आने की वेलोसिटी v0 है और दूर जाने की वेलोसिटी है 2 प्लस v1। देखो, तो हमको इसमें निकालना क्या है, v1 निकालना है कि v0, v0 निकालना है ना। तो एक काम करो, सेकंड इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करके फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हो जाएगा 3v0 माइनस v0, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस ऑफ -2 यानी +2, और 3 मल्टीप्लाई करके वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2v0 इज़ 8, तो v0 की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लेते हैं, 15 का आंसर 4 है, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16, a nucleus disintegrates into two smaller parts which have their velocities in the ratio 3:2. The ratio of their nuclear sizes will be, okay fine। तो इस क्वेश्चन को आइडियली स्पीकिंग मॉडर्न में जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियस का एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ होगा इसमें। खैर वो मालूम भी होना चाहिए, ऐसा कुछ फॉर्मूला भी नहीं है। तो न्यूक्लियर साइज का रेशियो बताना है हमको, तो हम एक काम करते हैं, पहले उनके मासेस का रेशियो निकाल लेते हैं। भाई देखो, ये कैपिटल M था और ये रेस्ट पे था, और ये बाद में डिवाइड हो रहा है किस में, M1 में और M2 में, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि M1 और M2 का जो वेलोसिटीज़ का रेशियो है वो 3:2 है। तो इसका मतलब है कि v1 अपॉन v2 इज़ इक्वल टू 3:2। और हम लोग ये तो बोल ही सकते हैं ना कि m1 v1 इज़ इक्वल टू m2 v2। तो यहाँ से m1 अपॉन m2 बन जाएगा v2 अपॉन v1, यानी कि ये बनेगा 2:3। और मास जो है, न्यूक्लियस का मास जो है वो इक्वल बनेगा मास नंबर, न्यूक्लियस का जो मास है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूक्लियस का मास लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो मास है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, रेडियस की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है। तो वी कैन राइट इट एज दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 की पावर 3। तो यहाँ से हमें R1 अपॉन R2 चाहिए, तो R1 अपॉन R2 हो जाएगा 2/3 की होल पावर
1/3, ठीक है ना। तो जो x हमसे पूछा हुआ है वो 2 के इक्वल है, जो x हमसे पूछा हुआ है वो 2 के इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम rests on a vertical post of height 2 meter. A bullet of mass 10 gram traveling in horizontal direction hits the center of ball. After collision, both travels independently. The ball hits ground at a distance 30 meter and the bullet is at a distance 120 meter. The value of initial velocity of bullet. ये क्वेश्चन डायरेक्टली एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है हालांकि एडवांस का, अभी रिसेंट ईयर में ऐसा सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, तो उसी का उन्होंने वहीं से इंस्पायर होके लिया है, ठीक है। दिस इज 20 मीटर और अ बॉल ऑफ मास, तो लेट से बॉल का मास 200 है, बुलेट का मास 10 है। अच्छा, तो बुलेट को अगर हम m ले लें तो बॉल का मास हो गया 20 m। तो बॉल पहले रेस्ट पे है और बुलेट मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी नहीं पता है, वही हमको निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ये जो बॉल है ये ट्रैवल करते हुए करते करते हिट कर रही है यहाँ से 30 मीटर पे, ठीक है ना। मतलब इस बॉल का जो पाथ है वो ऐसा है और बुलेट का जो पाथ है वो कुछ ऐसा है। तो बुलेट जाके हिट कर रही है यहाँ पे, m मास 20 m यहाँ पे आया है और बुलेट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 120 मीटर, ठीक है ना। तो अब ऐसे देखो कि आफ्टर कोलिजन मुझे दोनों की वेलोसिटी चाहिए, कौन वाली, हॉरिजॉन्टल वाली, है ना, इस बॉल का और इस बुलेट का, ठीक है ना, बॉल का और बुलेट का, दोनों का। बुलेट का मास m है, बॉल का मास 20 m है। तो देखो इसको हम लोग निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से कैसे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से भाई इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है वो 30 मीटर और 120 मीटर है और 20 मीटर का पोस्ट इन्होंने कवर किया है। तो सबसे पहले अगर हम टाइम लिखते हैं कि टाइम कितना लगेगा, तो 20 मीटर को कवर करने में टाइम लगेगा √2h/g, क्योंकि वर्टिकल मोशन रेस्ट से हो रहा है, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो दिस इज इक्वल टू √2 × 20/10। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब 2 सेकेंड में अगर कोई 30 मीटर कवर कर रहा है तो v1 कितना होगा, 30 मीटर कोई 2 सेकेंड में कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड रही होगी 15 और v2 120 मीटर कवर कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों एक साथ ही टकराएंगे ग्राउंड पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन अलग अलग है, वर्टिकल मोशन दोनों का आइडेंटिकल है। तो एक की 15 है, एक की 60 है। तो अब हम इसमें लगा देते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल हो जाएगा mv0, फाइनल आप लिखोगे तो m इंटू v2 एंड प्लस 20m इंटू v1। तो m तो चलो कैंसिल हो गया, v0 की वैल्यू आएगी v2 यानी कि 60 प्लस 20 इंटू 15। तो देखो ध्यान से, क्या ये 360 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ रहा है, डी आंसर 17 में डी आंसर करेक्ट है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। एज पर गिवन फिगर अ स्मॉल बॉल p स्लाइड्स डाउन द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल and hits the other ball q of equal mass which is initially at rest, neglecting the effect of friction and assume collision is elastic, velocity of q आफ्टर कोलिजन। अरे तो बहुत सिंपल, अरे भाई ये जिस वेलोसिटी से आएगा वो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। वेलोसिटी इंटरचेंज होने के लिए 3 कंडीशन है, सेम मास, हेड ऑन कोलिजन और इलास्टिक, ठीक है ना। तो सेम मास भी हमको दिया हुआ है, हेड ऑन तो दिख ही रहा है और कोलिजन भी कैसा दिया है, इलास्टिक। तो भाई देखो इसको नीचे आएगा अगर ये बॉल स्लिप होते हुए, तो इस बॉल के पास जो वेलोसिटी होगी, p के पास जो वेलोसिटी होगी, इट इज़ सिंपली √2gh और h की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी होगी √2gh, रख दीजिए क्या बनेगा,
तो 2g में 20 हो गया, h की जगह 0.2 कर दीजिए, तो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो यही 2 मीटर पर सेकेंड q को मिल जाएगी, कुछ और करना ही नहीं है, दैट्स ऑल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, a machine gun of mass 10 kg fires 20 gram bullets at a rate 180 bullets per minute with a speed given है, recoil velocity of gun। recoil velocity of gun। तो हम 1 सेकंड के अंदर कैलकुलेशन करते हैं भाई, 1 सेकंड के अंदर पर सेकंड, यानी टाइम इंटरवल हम 1 सेकंड लेते हैं कि 1 सेकंड में क्या कहानी हुई। तो आप ये बताओ कि 1 सेकंड में लेट्स से मशीन गन इज़ 10 kg एंड बुलेट्स, तो अब इसमें 1 सेकंड, अब ऐसे देखो कि 180 बुलेट्स पर मिनट, क्यों भाई, दैट मीन्स 180 बुलेट्स पर 60 सेकेंड्स। तो क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 3 बुलेट्स पर सेकेंड, 3 बुलेट्स पर सेकेंड। तो 3 बुलेट्स का मतलब हो गया दिस इंटू 3, है ना, दिस इंटू 3, और ये बुलेट फायर हो रही है विद अ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर इसको क्या रिकॉइल वेलोसिटी मिलेगी, ये बताना चाहिए कि 1 सेकेंड के अंदर निकालना है, क्योंकि भाई अगर लगातार फायरिंग हो रही है तो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, 1 सेकेंड के अंदर का ही पूछना चाहिए। बट ठीक है, एनटीए है तो इसकी भावनाओं को समझो। 0.02 kg, तो हम सीधे सीधे इसमें ये लगा देते हैं, इनिशियल सिस्टम रेस्ट पे है, तो -10 इंटू वी नॉट एंड +3 इंटू 0.02 इंटू 100 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू देखिए, क्या 0.06 मीटर पर सेकेंड आएगी, प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पहले से ही उसको माइनस में डाल दिया है, रिकॉइल है ना, तो हमने पहले से ही माइनस लगा दिया, तो इसलिए 0.06 आ जाएगा। ठीक है, पर सेकंड निकालना है, 1 सेकंड के बाद बताना है, ये बात इनको बतानी चाहिए थी क्वेश्चन में, आइडियली नहीं बताई थी, तो इसलिए मैं भी थोड़ा पढ़ने के बाद हुआ कि अरे ये कैसे पता चलेगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 100 balls each of mass m moving with speed v simultaneously strike a wall normally and reflected with same speed in time t, टोटल फोर्स। तो देखो ये तो सेम अभी क्वेश्चन रिपीट ही है, ये कॉन्सेप्ट आप देखो कई बार आया हुआ है ना। तो फोर्स को हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब अगर स्ट्राइक कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट हो रहे हैं सेम स्पीड से, तो हर बॉल के मोमेंटम में चेंज आएगा 2 mv आएगा ना। तो 2 mv इज मोमेंटम चेंज ऑफ ईच बॉल, और कितनी बॉल्स हैं, 100 बॉल्स हैं, कितनी देर में ये काम हुआ, टी सेकेंड में हुआ, तो टी सेकेंड से डिवाइड कर दो, तो ये आंसर हमारा बनेगा 200 mv अपॉन टी के इक्वल, यानी ये बी वाला ऑप्शन 20 में करेक्ट है। ठीक है, 21, a ball is dropped from a height 20 meter, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द कोलिजन विद द फ्लोर 0.5 है, बॉल रिबाउंड्स टू अ हाइट, ये तो रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अरे भाई एच हाइट से जब ड्रॉप होता है कोई भी बॉल, तो उसकी वेलोसिटी ई टाइम्स हो जाती है, और उसकी जो हाइट है, ये रिजल्ट आप याद ही रखो भाई। अगर ये टकराई है अंडर रूट ऑफ 2gh से, और ये जो फ्लोर है वो ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो ये वापस उठेगी विद वेलोसिटी ई टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2gh से। ठीक है ना, और ये किस हाइट तक जाएगी, तो ये जाएगी सिर्फ कौन से हाइट तक जाएगी, तो ये जाएगी ई स्क्वायर एच हाइट तक। तो ये रिजल्ट आपको याद है, तो ई स्क्वायर और इंटू एच करना है बस, क्यों भाई, ई स्क्वायर इंटू एच, तो ई स्क्वायर हो जाएगा 0.25 और एच हो जाएगा 20, यानी कि 5 मीटर। ठीक है, 22 में फिगर एबीसीडी शो वेरिएशन ऑफ फोर्स विद टाइम, फोर्स और टाइम का फिगर दिए हुए हैं, इम्पल्स इज हाईएस्ट। इम्पल्स क्या होता है भाई,
इम्पल्स का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा था कि इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी, लिखा था ना। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी कर्व। एफ टी कर्व के नीचे का एरिया है, तो एरिया किसका मैक्सिमम है ये बताओ, एरिया किसका मैक्सिमम है। तो एरिया तो साफ नज़र आ रहा है भाई, इसका मैक्सिमम है, निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि इसका ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है। आपको लग रहा है सर ये चेक कर लें, चेक कर लो, कम ही आएगा। अरे भाई इसका 2 इंटू 0.51 आ रहा है, और इसका तो 0.75 का भी हाफ आएगा, ठीक है ना। फिगर बी ऑप्शन 22 का, ठीक है। 23 मोमेंटम इंक्रीज बाई 50%, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी एक तरह से रिपीट है। मोमेंटम अगर 50% बढ़ रहा है, 1.5 हो रहा है, तो 1.5 का स्क्वायर करोगे तो बनेगा 2.25, एंड 2.25 इज 1 प्लस 1.25, तो इसका आंसर 125% होगा, ठीक है ना। A particle of mass m moving with velocity v collides with a stationary particle of mass 2m. After collision they stick together and continue to move with the velocity. अरे ये भी mv प्लस 0 इज 3 mv बाई 3 हो गया। क्या लिखूं इसमें मैं, 24 का ए, कुछ तो लिख दे। अरे इतना तो आपको वर्बली करना ही पड़ेगा ओरली। m प्लस 2m इंटू वी डैश, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे v बाई 3, ठीक है। 25, an average force of 125 Newton is applied on a machine gun firing bullets each of mass 10 ग्राम, ठीक है। द स्पीड ऑफ 250 मीटर टू कीप इट इन मोशन एट ए स्पीड ऑफ दिस। अच्छा, मतलब कह रहा है कि कंटिन्यूसली फायर हो रहा है, तो 125 न्यूटन का फोर्स लगाए रहना पड़ रहा है जिससे कि वो पीछे रिकॉइल नहीं हो, ठीक है ना। तो कितनी बुलेट्स फायर हो रही हैं पर सेकेंड। तो देखो फोर्स को हम लोग फिर से उसी तरह से लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है 125। अब आप ये बताओ कि जो बुलेट है पहले गन के अंदर रेस्ट पे है और बाद में बुलेट चलने लगी, तो बुलेट के मोमेंटम में जो चेंज आएगा, क्या वो स्मॉल m यानी 0.01 kg इंटू वी होगा, एम वी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, और अगर n बुलेट्स फायर हो रही हैं तो n और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और ये सारी कहानी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 1 सेकंड के लिए, तो अपॉन 1 सेकंड, तो यहाँ से n निकालो, क्या आ जाएगा, n निकालो कितना आएगा, 25 में आंसर ए दिया हुआ है, आ रहा है देखो, 125 एंड डिवाइडेड बाई 2.5, 50 आ रहा है, ठीक है ना। A nucleus disintegrates into two nuclear parts in such a way ratio of nuclear sizes रिस्पेक्टिव स्पीड्स हैव ए रेशियो। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के लिए है, न्यूक्लियस के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, अभी मैंने बता ही दिया था ऊपर, खैर। तो न्यूक्लियर साइज अगर हमको R1 अपॉन R2 दिया हुआ है 1/2 की पावर 1/3, सो ये बनेगा M1 अपॉन M2 की पावर 1/3, क्यों भाई। तो एक तरह से M1 अपॉन M2 हमको मिल जाएगा 1:2, और अगर न्यूक्लियस रेस्ट पे था, अभी पीछे किया ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पीछे किया, रिपीट है, तो फ्रॉम M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, सो V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू M2 अपॉन M1, तो यू विल गेट 2:1, तो जो n हमको निकालने के लिए कह रहा है उस n की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। 26 में 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है टू बॉडीज हैविंग काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 16:9 इफ दे हैव सेम लीनियर मोमेंटम रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो सिमिलर क्वेश्चन ही है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। तो देखो मोमेंटम दोनों का सेम है, तो मोमेंटम को हम लोग काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं √2m_k। ठीक है, तो यहाँ से एक तरह से मोमेंटम हमको दोनों का सेम दिया है, इसको कांस्टेंट ले सकते हैं। तो आप देखो तो जो मास है वो काइनेटिक एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगर हम इनके मासेस का रेशियो लिखना चाहते हैं तो वो इनके काइनेटिक एनर्जी के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये 16:9 निकल के आएगा 27 में। ऑप्शन नंबर 16:9 दिया हुआ है, 9:16 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है। 28 में अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम लीव्स द बैरल ऑफ गन विद वेलोसिटी दिया हुआ है। इफ द बैरल ऑफ गन इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड मास ऑफ गन इज 3 kg, देन द वैल्यू ऑफ इम्पल्स सप्लाइड टू द गन विल बी। इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ। तो अब आप ऐसे देखो कि जब बुलेट और गन दोनों का आपस में फोर्स लगेगा, है ना, गन एंड बुलेट, तो गन का जो मास है, मास की खैर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, बट दिया हुआ है मास, कोई बात नहीं। और वो जो बुलेट हो गई, ठीक है, तो बुलेट इज़ 10 ग्राम एंड 10 ग्राम बुलेट का जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो दिया है 600 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इम्पल्स का मतलब है कि भाई जो भी फोर्स या इम्पल्स इस गन के ऊपर लगा है, सेम वही इम्पल्स आपका इस बुलेट पे भी लगा है। तो अगर हमें गन के ऊपर इम्पल्स निकालना है तो हम बुलेट के ऊपर इम्पल्स निकाल सकते हैं। और इम्पल्स का सीधा सीधा मतलब होगा इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम बुलेट का अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 10 ग्राम इंटू 600 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज करोगे तो ये 6 न्यूटन सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। 28 में ऑप्शन ए करेक्ट है। 29 में बॉडी ऑफ मास 1000 kg is moving horizontally with velocity 6 मीटर पर सेकेंड इफ 200 kg एक्स्ट्रा मास इज एडेड। तो देखो ये जो एक्स्ट्रा मास एडेड लिखा होता है ना, तो अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमने ये जो एक्स्ट्रा मास है ये रेस्ट से इसके ऊपर छोड़ दिया है, जो इसके ऊपर स्टिक कर जाएगा। तो 1000 kg का ये बॉडी 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था और हमने इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मास, ठीक है ना, लेट्स से ये एक्स्ट्रा मास इसके ऊपर प्लेस कर दिया है जो है 200 kg। तो हम सीधे सीधे इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 1000 इंटू 6 और बाद में आपका टोटल मास हो जाएगा 1000 प्लस 200 एंड सपोज दोनों कॉमन वेलोसिटी। ये एक तरह का इन इलास्टिक कोलिजन है, आप इसको इन इलास्टिक कोलिजन की तरह भी डील कर सकते हो। तो यहाँ से आपका VC का वैल्यू हो जाएगा 1000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1200। तो ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। 30 में a spherical body of mass 100 gram is dropped from a height 10 meter from ground. After hitting the ground, the body rebounds to a height of 5 meter. Impulse of the force imparted by the ground to the body is। ठीक है, देखो तो पहले ये पूरी सिचुएशन आप ज़रा ड्रॉ कर लो, बेटर रहेगा। तो देखो सबसे पहले हमने इसको ड्रॉप किया, 100 ग्राम इसका मास दिया हुआ है और इसको हमने ड्रॉप किया है 10 मीटर हाइट से। तो सबसे पहले आपको निकालना चाहिए कि ग्राउंड पे टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी। तो क्या इसकी वेलोसिटी को √2gh लिख सकते हैं। इसकी वेलोसिटी को अंडर रूट ऑफ इसकी वेलोसिटी को √2gh लिख सकते हैं। तो ये वेलोसिटी निकल के आएगी √200 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद कह रहा है कि जब ये रीबाउंड हो रही है यहाँ से, तो ये रीबाउंड होके सिर्फ 5 मीटर हाइट तक गई। 5 मीटर हाइट तक जाने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो रीबाउंड होने के बाद इसकी वेलोसिटी v डैश
तो क्या ये वी डैश भी इसी फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, अंडर रूट ऑफ 2gh से, लेकिन h की जगह इस बार 5 लिख देंगे, तो रिबाउंड होने की वेलोसिटी हो गई इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली जब ये बॉल ग्राउंड से टकराई तो ग्राउंड ने इसके ऊपर इम्पल्स लगाया होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और इस इम्पल्स की वैल्यू अगर लिखनी है एन डी टी, सो दिस इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस ऑफ इनिशियल। तो फाइनल और माइनस इनिशियल करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये m टाइम्स वी प्लस वी डैश हो जाएगा। तो m की जगह 0.1, v की जगह अंडर रूट 200 और v डैश की जगह 10। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो अंडर रूट ऑफ 200 प्लस 10 इंटू 0.1, तो ये 2.41 के आसपास आ रहा है, 2.41 न्यूटन सेकेंड। ठीक है ना, या इसी को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। वो एक्चुअली जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, तो ये 2.39 आ जाएगा। चलो, जी का वैल्यू 2 पॉइंट मतलब चेंज करो आप इसमें, तो ये आपका 198 हो जाएगा और ये आपका अंडर रूट ऑफ 98 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फिर करेक्ट आंसर मिल जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, 31 में the identical spheres of mass 2m are placed at the corners of a right angle triangle with mutually perpendicular sides. Taking the point of intersection of these two sides as origin, position of magnitude of position of center of mass of the system बताना है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है सिचुएशन, the identical spheres each of mass 2m are placed at the corners of right angle triangle with mutually perpendicular sides 2 मीटर each। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक स्फेयर ये है और एक स्फेयर ये है, ये भी 2m है, ये भी 2m है, ये वाली साइड 4m है, ये वाली पॉइंट साइड 4m है। दीज टू साइड्स का इंटरसेक्शन को हमें ओरिजिन लेना है। अरे तो ये तो सीधा ही हो गया भाई, इनका सेंटर ऑफ मास, क्या आपको ये नहीं समझ में आता है कि इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे होगा, ये इनका सेंटर ऑफ मास होगा, डायरेक्टली मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। तो अब आपको ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में, तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए भाई ये वाला एंगल भी तो 45 डिग्री होगा। तो अगर हम ये वाली डिस्टेंस को RCM बोल दें, तो RCM की वैल्यू 4 cos 45 हो जाएगी। तो वी कैन राइट इट एज 4/√2, या इसको लिख सकते हैं 4√2/2। तो यहाँ से x की वैल्यू जो हमें निकालनी है वो 2 के इक्वल आ रही है। 31 का आंसर। ओके, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, यहाँ पे होना चाहिए 3 आइडेंटिकल स्फेयर्स, इस वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा। तो 3 आइडेंटिकल स्फेयर्स अगर है तो हम दोबारा सॉल्व करेंगे। हटा दीजिए इस सबको, दिस वॉज 3 आइडेंटिकल स्फेयर्स। तो अगर देखो ये 3 आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं तो उस केस में ये हमारे सामने क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या करोगे, ये जो 2m और 2m है, इन दोनों 2m का नेट एक तरह से 4m हम इसके सेंटर पे लिख सकते हैं। ठीक है, और अब हमारे सिस्टम में दो मासेज हो गए, एक 2m है और एक 4m है। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो 4m के नज़दीक होगा। तो अगर ये वाला डिस्टेंस हम लोग पता करें कि भाई ये वाला डिस्टेंस r1 और ये वाला डिस्टेंस r2 क्या होगा, तो देखो r1 प्लस r2 की वैल्यू हो जाएगी 4 cos 45 विच इज़ इक्वल टू 2√2। ठीक है, और अगर हमें r1 चाहिए तो r1 की वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ 2√2 m1r अपॉन m1 प्लस m2 लगा रहे हैं अपॉन m1 प्लस m2। तो ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगी 4√2/3 के इक्वल, यानी जो x हमको निकालना है वो 3 के इक्वल है। ठीक है, 32 में अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज़ अ वुडन बॉब ऑफ मास 1 kg
It is struck by a bullet of mass 10 to the power minus 2 kg moving with this speed. The bullet gets embedded into the bob and the height of to which bob will rise after the swinging. तो देखो ये रहा वो सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, यहाँ पे ये सस्पेंडेड है, और ये वुडन बॉब है जिसका मास दिया हुआ है 1 kg, और इस वुडन बॉब से कोलिजन करने आ रहा है ये एक छोटा सा पार्टिकल बुलेट जिसका वेलोसिटी हमको दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकंड, और इसका मास दिया हुआ है 0.01 kg। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम, स्ट्राइक करने के बाद आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कुछ हाइट तक राइज कर जाएगा। हमको यही हाइट पता करनी है कि भाई ये हाइट कितनी होगी। तो देखो अगर आप इस क्वेश्चन को सी फ्रेम से करते हो तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की जो काइनेटिक एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी बाद में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी को आप लिखोगे हाफ एम टोटल। अब देखो एम टोटल में 1 ही लिख देंगे क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बुलेट के मास से, और वी सी एम स्क्वायर, तो वी सी एम निकालने के लिए 0.01 इंटू 200 करेंगे डिवाइडेड बाई टोटल मास को हम 1 ही लिख देते हैं स्क्वायर। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी किसकी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी को हम लोग m प्लस एम की जगह भी 1 ही लिख देंगे इंटू जी इंटू एच कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको एक लाइन में एच मिल जाएगा, हमको बार बार मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। तो ये आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो ये 202 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, तो ये 2 आएगा, और इधर हो जाएगा 10 इंटू एच। तो यहाँ से आप देखो एच की वैल्यू 0.2 मीटर के इक्वल आती है। 32 में आंसर इसका बी के इक्वल है। ठीक है, क्लियर। 33 में अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ ए बी ऑफ मास 2 kg एंड लेंथ 30 सेंटीमीटर एट रेस्ट ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एन इम्पल्स ऑफ फोर्स 0.2 न्यूटन सेकेंड इज अप्लाइड एट एंड बी, टाइम टेकन बाय द रॉड टू टर्न थ्रू एट राइट एंगल। अच्छा ये क्वेश्चन हमारा फिर इधर गलत आ गया, इट शुड बी इन रोटेशन चैप्टर, बट आ गया है तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस रॉड का मास हमको दिया हुआ है m, लेंथ हमको दिया है l, ये हो गया एंड a, ये हो गया एंड b। ठीक है, अब देखो अगर हमने इस पॉइंट पे इम्पल्स लगाया हुआ है ना, इम्पल्स यानी इम्पल्स को हम डिनोट कर देते हैं j से, तो ये इम्पल्स लगने के बाद इस रॉड के सेंटर के पास एक VCM आएगा, ठीक है, और इसके पास एक ओमेगा आएगा। ठीक है, तो ये VCM और ये ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगेगा नहीं, इम्पल्स लग रहा है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, और दूसरी इक्वेशन होगी कि एंगुलर इम्पल्स होगा जे में मल्टीप्लाई करेंगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का l/2, तो j इंटू l/2 इज इक्वल टू आई ओमेगा, आई की जगह लिख देंगे ml²/12, ओमेगा की जगह ओमेगा, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, तो अगर आप इनको डिवाइड कर दो, या इम्पल्स तो हमको दिया ही हुआ है, ओमेगा निकाल लो सीधे सीधे, सेकंड इक्वेशन का काम है। इम्पल्स दिया हुआ है 0.2, इसमें 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, L से डिवाइड होगा यानी कि 0.3, M से डिवाइड होगा यानी कि 2, ये हमारा ओमेगा निकल के आ जाएगा। तो ओमेगा देखो कितना बनेगा, 0.3 0.22 कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू 2 रेडियन पर सेकंड आ रही है। तो अगर इसका ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड है तो इसको राइट एंगल टर्न होने में कितना टाइम लगेगा, तो π/2 ओमेगा लगेगा, तो वो जो टाइम लगेगा π/4 सेकंड होगा, यानी कि जो x हमको कैलकुलेट करना है वो 4 के इक्वल है। 33 में आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, 34 में in a system of two particles m1 and m2 are placed at a certain distance from each other, particle of m1 is moved towards center of mass through distance 2 centimeter. In order to keep the center of mass original position, m2 should be moved toward the center। अरे तो सीधा सीधा है, हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, तो सीधे सीधे बोल सकते हैं कि m1 x1 प्लस
m2 x2 शुड बी इक्वल टू 0, m1 यानी 3 kg और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 सेंटीमीटर का, तो m2 यानी कि 2 kg, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x2। तो अगर आप x2 की वैल्यू निकालोगे तो वो -3 सेंटीमीटर आएगा। -3 का मतलब आप समझ गए होगे कि अगर वो उसको हमने राइट साइड में मूव किया है तो दूसरे वाले को हमको लेफ़्ट साइड में मूव करना चाहिए, ठीक है ना, बाई अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। 4 पार्टिकल्स ए बी सी डी जिनके मास दिए हुए हैं हैव सेम मोमेंटम रिस्पेक्टिवली, द पार्टिकल विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी अगर हमें मोमेंटम से कैलकुलेट करना हो तो वो होती है p²/2m। अब आप इस फॉर्मूले को देख के सीधे सीधे बता सकते हो कि जिसका मास सबसे कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि पार्टिकल ए के लिए। तो 35 का आंसर बी बन जाएगा। पार्टिकल ए है लेकिन आंसर बी है। 36 में व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम्स 36 टाइम्स परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। फिर से सिमिलर क्वेश्चन है भाई, मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं √2m/ke, ठीक है ना। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 36 टाइम्स हो गई है तो आप ये बताओ क्या p डैश को हम लोग लिखेंगे 2m इंटू 36 टाइम्स ke, तो इसमें से 6 बाहर आ जाएगा, तो क्या ये 6 टाइम्स हो जाएगा। तो कोई चीज़ 6 टाइम्स हो रही है यानी कि जो इंक्रीज़ है ना, इंक्रीज इज 500%, 600 नहीं बोलेंगे। परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम पूछा हुआ है, तो अगर कोई क्वांटिटी 6 गुना हो रही है तो उसमें परसेंटेज इंक्रीज जो माना जाएगा ना वो 5 टाइम्स इंक्रीज हुई है, मतलब इंक्रीमेंट अमाउंट जो है वो 5 है, तो दैट्स वाई 500%, ठीक है। 3 बॉडीज ए बी सी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जीज एंड देयर मासेस आर, हमको दिए हुए हैं रेशियो ऑफ मोमेंटम, सेम क्वेश्चन है। तो देखो मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी। क्यों भाई, तो हमको उनके काइनेटिक एनर्जी इक्वल दी है, यानी कि जो मोमेंटम है वो मास के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। तो PA/PB/PC, ये वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा √0.4 इज टू √1.2 इज टू √1.6। 0.4 से काट दीजिए तो ये बचेगा 1/√3 इज टू 2, 1/√3 इज टू 2, यानी कि 37 ऑप्शन बी। 38 में a player caught a cricket ball 150 gram moving at a speed 20. If the catching process completed in 0.1 second, the magnitude of force exerted by the ball on the hand of the player. Force exerted, तो देखो न्यूटन सेकेंड लॉ सेज फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मोमेंटम में चेंज कितना होगा ये बताओ। पहले बॉल चल रही थी v स्पीड से और बाद में कैच कर ली है तो उसकी वेलोसिटी हो गई 0, तो चेंज इन मोमेंटम बनेगा मास यानी कि 0.15 इंटू वेलोसिटी, है ना, फाइनल मोमेंटम 0 है और इस प्रोसेस में टाइम कितना लगा 0.1 सेकेंड का, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों भाई कितना आ रहा है, क्या ये 30 के आसपास आ रहा है, 30 न्यूटन, बोलो भाई। डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 39 देखिए, अ यूनिफॉर्म thin metal plate mass 10 gram with dimensions is shown, the ratio of x y coordinate of center of mass, ratio of x and y coordinate of center of mass। अच्छा, तो इस प्लेट का हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना है। अच्छा ये बताओ अगर हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे डील कर लें, भाई देखो दो तरीके हैं इसको डील करने के। क्यों बोल रहा हूँ दो तरीके हैं भाई, एक तरीका तो ये है कि आप इसको, ये जो प्लेट दी हुई है अगर आप डिवाइड करो तो क्या ये 1 के एक तरह से 5 स्क्वायर नहीं दिख रहे हैं आपको, आप एक बार चेक कर लो। 1/1 के ये 5 स्क्वायर हैं, है ना, जिसमें से एक स्क्वायर हमने यहाँ से हटा दिया है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये तो पक्की बात है कि इसका XCM इसी लाइन पे पड़ेगा,
एक्सीएम निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये इसकी क्या बनेगी, ये इसकी बनेगी सिमेट्री लाइन। किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के आप ये लाइन तो बना ही सकते हो कि भाई अगर उसमें सिमेट्री लाइन एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सीएम होगा वो तो डेफिनेटली 1.5 के इक्वल आएगा। हमको केवल इसमें वाईसीएम निकालना है, तो वाईसीएम निकालने के लिए बोल सकते हैं कि 3 प्लेट्स का 0.5 है और 2 प्लेट्स का 1.5 है। क्यों? तो वाईसीएम की वैल्यू हो जाएगी, 3 प्लेट्स ऐसी हैं जिनका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट 0.5 है और 2 प्लेट ऐसी हैं जिनके सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट 1.5 है, एंड डिवाइडेड बाई टोटल कितनी है, 5 प्लेट्स हैं। तो देखो क्या बनेगा ये, तो ये ऊपर हो जाएगा 1.5 और 3 4.5 अपॉन 5, तो क्या ये 0.9 आ रहा है। तो एक्सीएम अपॉन वाईसीएम की वैल्यू चाहिए अगर, तो 1.5 अपॉन 0.9 कितना बनेगा, तो क्या ये 15/9 बन रहा है। तो अगर हम इसको 15/9 के फॉर्म में ही छोड़ दें तो n की वैल्यू 15 के इक्वल आ जा रही है। क्लियर है? कंप्लीट प्लेट में से उतना काट के हटा सकते हो, बट अगेन आपको ये देखना है कि कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, मिनिमम टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। एक बार आप देख लो मैंने जैसे किया है। क्वेश्चन नंबर 40 में, कंसीडर अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विथ सेंटर लोकेटेड एट origin. A circular hole of radius 5 centimeter is cut from this disc in such a way that edge of the hole touches the edge of the disc. The distance of center of mass of the residual from origin. ठीक है, तो देखो एक बड़ी सी डिस्क है, ठीक है, और इस बड़ी सी डिस्क में से मान लीजिए कि ये हमने ले लिया इसका एक्स एक्सिस, ये हो गया इसका वाई एक्सिस, ठीक है, ये इसका वाई एक्सिस हो गया और इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है और इसमें से हमने 5 सेंटीमीटर की डिस्क कट करी है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की डिस्क कट करी है। देखो ध्यान से, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है ना, दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन। तो अब अगर मुझे रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास बताना है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो देखो 2-3 चीज़ें ध्यान से इसमें देखना। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। कैपिटल आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और ये जो हमने हटाई है इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम लोग इसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से करें कि कंप्लीट डिस्क में से हम लोगों ने एक छोटा वाला डिस्क इसमें से रिमूव किया है। कंप्लीट डिस्क में से हम लोगों ने एक छोटा वाला डिस्क रिमूव किया है, तो कंप्लीट डिस्क के लिए जो मास बनेगा m1 और ये जो छोटा वाला डिस्क इसमें से रिमूव किया है m2, अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालो कि m1 और m2 का रेशियो क्या होगा, क्योंकि रेशियो पे ही सब कहानी डिपेंड करेगी। तो रेशियो अगर आप देखोगे तो इनके एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। तो रेशियो बनेगा कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर का रेशियो। तो ये एक तरह से आप देखो तो क्या ये 16:1 बनेगा। ठीक है, अब मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए ओरिजिन से, तो इसको हम लोग लिखेंगे m1 x1 में से माइनस किया है m2 x2 एंड होल डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। तो m1 की जगह 16 लिख दीजिए, इसका सेंटर ऑफ मास 0 पे है, बड़ी वाली डिस्क का सेंटर ऑफ मास 0 पे था, माइनस इसमें से हम छोटी वाली डिस्क कर रहे हैं उसका मास 1 लिखेंगे और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से आप चेक करो तो ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज़ 15 सेंटीमीटर। तो दिस इंटू 15 एंड होल डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। तो आप देखो ध्यान से ये -1 सेंटीमीटर आता है, तो ये सी ऑप्शन हमारा 40 का करेक्ट हो जाएगा सीधा सीधा। यानी कंबाइंड सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं होगा पीछे की तरफ, इधर से 1 सेंटीमीटर पीछे। ठीक है, 41 में the center of mass of a thin rectangular plate with side length a and b whose mass per unit area is sigma, given है हमको सिग्मा नॉट x अपॉन ए बी।
वुड बी। अच्छा, तो इसका जो सिग्मा है ना वो एक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो तो इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। तो ये बताओ एक्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, वाई में तो चेंज हो नहीं रहा है, तो वाई में तो मिड पॉइंट आएगा b/2, मतलब सेंटर ऑफ मास इसकी इस लाइन पे तो पड़ेगा ही, है ना। वाईसीएम तो डेफिनेटली इसका 0 हो गया, ठीक है, 0 कह रहा हूँ, वाईसीएम इसका b/2 हो गया। अब एक्सीएम निकालने के लिए क्या करो, यहाँ से हम लोग x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और ये एलिमेंट एक पतली सी पट्टी निकल के आएगी, एक रॉड निकल के आएगा। पहले आप इसका मास लिख लीजिए dm, इसका मास होगा सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा की जगह आप लिखेंगे सिग्मा नॉट एक्स अपॉन ए बी, और डी ए की जगह आप लिखेंगे b इंटू डी एक्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा नॉट एक्स डी एक्स अपॉन ए के इक्वल। अब ये जो डीएम है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो वहीं है जहाँ ये खुद एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एक्स सी एम हम लोग इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, इंटीग्रल एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम, ठीक है। तो ये बनेगा ऊपर इंटीग्रेशन में एक्स इंटू सिग्मा नॉट एक्स डी एक्स अपॉन ए एंड होल डिवाइडेड बाई इंटीग्रल सिग्मा नॉट एक्स डी एक्स अपॉन ए, और लिमिट्स लगाएंगे 0 से लेके ए तक, 0 से लेके ए तक। तो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा ए क्यूब, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 3, और डिनोमिनेटर में मिलेगा a/2। तो आप देखो क्या ये 2a/3 के इक्वल आ जाएगा, 2a/3 एक्सीएम की वैल्यू, तो 2a/3 और b/2। तो ये ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 41 में। एक बार आप देख लीजिए, इंटीग्रेट करना पड़ेगा और तो कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। 42 में अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 250 ग्राम having length 100 centimeter is balanced on a sharp edge at 40 centimeter. A 400 gram is suspended at 10 centimeter mark. To maintain the balance, the mass to be suspended at 90 centimeter. ठीक है, हम ये बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को कि ये रोटेशन में है, तो बट ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास में भी हो सकता है, ठीक है ना। रोटेशन में ज़्यादातर लोग इसको सॉल्व करेंगे, बट चलो सेंटर ऑफ मास से कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास से ऐसे हम लोग बोलेंगे कि एक रॉड है और इसकी लेंथ है 100, यानी ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। तो इसका जो मास है ना, यानी कि 250 ग्राम, ये 250 ग्राम मास आप कहाँ एज्यूम करोगे, तो 250 ग्राम का जो मास है वो हम एज्यूम करेंगे x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर पे, मिड पॉइंट पे। और बताइए क्या क्या है इसमें। अब कह रहा है कि इट इज़ टू बी बैलेंस्ड ऑन शार्प एज एट 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें बैलेंस करना है इसको 40 सेंटीमीटर पे। तो बैलेंस तभी हो पाएगी जब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। तो कह रहा है कि 400 ग्राम को हम 10 सेंटीमीटर पे लगाया है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे हम लोगों ने यहाँ एक 400 ग्राम भी लगाया हुआ है। तो पूछा हुआ है कि 90 सेंटीमीटर पे, यानी x इक्वल टू 90 सेंटीमीटर पे हम और कितना मास यहाँ पे लगाएं कि ऐसा हो जाए। तो देखो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास 40 सेंटीमीटर लाना है बस। तो एक तरह से एक्सीएम शुड बी 40 इज इक्वल टू, तो m1x1 तो 400 इंटू 10 प्लस 250 की खुद रॉड है इंटू 50 प्लस 90 इंटू m डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास हो जाएगा 400 प्लस 250 प्लस m। तो इसमें कैलकुलेशन भले ही आपको दिखे, बट यहाँ से आप m कैलकुलेट कीजिए, तो ये m की वैल्यू यहाँ से 190 ग्राम के आसपास आ जाएगी। फोर्टी थ्री में आइए, 43 में क्या कह रहा है। A balloon and its content having mass m is moving up with an acceleration a. The mass that must be released from the content so that balloon starts moving up with an acceleration 3a. ये शायद लॉज ऑफ मोशन में भी था क्वेश्चन, है ना। इफ आई
रिमेंबर करेक्टली, तो वहाँ पे भी किया तो था शायद। चलो कोई बात नहीं, फिर से कर देते हैं। कह रहा है कि एक बलून है and its content having mass m is moving up with an acceleration a। अब आप ये बताओ कि बलून ऊपर क्यों जा रहा है। तो बलून ऊपर जा रहा है बॉयंसी फोर्स की वजह से, और इसका टोटल वेट है mg डाउनवर्ड। ठीक है, तो इक्वेशन बनाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं F माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। एफ की जगह आप एफ अप लिख दो, एफ अप माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। अब कह रहा है कि इसमें से हम थोड़ा हल्का कर दें अगर, है ना, लेट अस मेक इट अ लिटिल बिट लाइट, है ना, लाइट कर दें जिससे ये 3a एक्सीलरेशन से ऊपर जाने लगे। तो अगर हम इसको लाइट करना चाहते हैं तो लेट से इसका मास बचा m माइनस एम। तो अब इसके ऊपर जो वेट लग रहा है दैट इज m माइनस एम इंटू जी। तो सेकेंड इक्वेशन आएगी एफ अप माइनस m इंटू जी इज इक्वल टू m इंटू 3a। ठीक है, तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो अब आपको अगर स्मॉल m निकालना है तो मैं कहूँगा दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखो m इंटू जी माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू 3a माइनस एम ए। देखो क्या आएगा, तो इधर तो आया एम जी इज इक्वल टू, इधर आएगा 3ma माइनस एम ए, तो 2ma और माइनस 3ma। तो यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी 2ma डिवाइडेड बाई g प्लस 3a। 2ma डिवाइडेड बाई g प्लस 3a, 2ma डिवाइडेड बाई g प्लस 3a। 43 में ऑप्शन ए करेक्ट है, 2ma डिवाइडेड बाई 3a प्लस g। ठीक है, 44 में as shown below bob a of pendulum having massless string of length r, ये लेंथ r है, is released from 60 degree to the vertical, it hits another bob of m mass जिसका आधा दिया हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है ये वाला, ठीक है ना, तो ये इससे आके टकरा रहा है। इलास्टिक कोलिजन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉब ए आफ्टर द कोलिजन। तो ये बताओ पहले, ये यहाँ से यहाँ आया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बॉटम पे पहुँचने में। तो ये वाली हाइट अगर आप कैलकुलेट करो तो दिस इज़ r माइनस आर कॉस 60 है, तो ये वैल्यू r/2 है। तो जो पार्टिकल ए है, एक तरह से पार्टिकल ए, इसकी वेलोसिटी रही होगी अंडर रूट ऑफ 2gh, h की जगह r/2 अंडर रूट जी आर। और पार्टिकल बी इज m/2, तो ये पहले से रेस्ट पे है। आफ्टर कोलिजन ये जो m/2 है ये मान लो आगे बढ़ गया होगा v1 स्पीड से, और ये जो पार्टिकल a है इसकी वेलोसिटी हम कुछ ले लेते हैं v2। तो सॉल्व करना पड़ेगा, आप चाहे तो इसको सी फ्रेम से करिए या फिर आप सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाइए। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाएंगे तो हमको मिलेगा m, इसका मास m है, इसका मास m/2 है, इसका मास m है, इसका मास m/2 है। तो m इंटू रूट जी आर इज इक्वल टू, अब हम लोग एक काम करते हैं, लेफ्ट वाला डायरेक्शन ही पॉजिटिव ले लेते हैं। m इंटू रूट जी आर इज इक्वल टू m/2 इंटू v1 प्लस स्मॉल m इंटू v2। लेट से वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये हो गया v1 माइनस v2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। v2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ GR/3 आ जाएगा। ठीक है,
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन रीजन, ठीक है। Three identical spheres of same mass undergo one-dimensional motion as shown with initial velocity 5, 2, and 4. If we wait sufficiently long for elastic collision to happen, then VA is equal to 4, VB equal to 2, and VC equal to will be the final velocity in elastic collision between identical mass. ठीक है, देखो क्या है ना, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपसे कहूँगा कि बहुत आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है। इनका आफ्टर कोलिजन क्या होगा, अगर ये सिचुएशन बिफोर कोलिजन है ना, बिफोर कोलिजन, तो आफ्टर ऑल दी कोलिजन्स, आफ्टर ऑल दी कोलिजन्स, आप इसको ऐसे समझो कि जो बॉडी सेपरेट होने वाली है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो आफ्टर कोलिजन आप देखोगे कि जो सबसे ज़्यादा वाली वेलोसिटी है, भाई वेलोसिटीज़ इंटरचेंज होनी है तो इनके आंसर्स तो इन्हीं में रहने हैं, 2, 4 और 5 में। बट सीधी सीधी बात है, जो सबसे आगे है ना वो 5 से जाएगी और जो सबसे पीछे है वो 2 से जाएगी। तो ये बीच वाली की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि क्या होगा ना कि जब सारे कोलिजन हो जाएंगे तो फिर ये टकराएंगे नहीं, तो टकराएंगे नहीं तभी जब आगे जाने वाली बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यानी कि अगर सी की वेलोसिटी 4 कर दोगे तो ये 5 वाला फिर से नहीं टकरा जाएगा। तो आफ्टर ऑल दी कोलिजन्स सबसे राइट में जो जा रही है वो सबसे ज़्यादा स्पीड होगी और सबसे लेफ्ट में जो है उसकी स्पीड सबसे कम होगी। वेलोसिटीज़ आपस में ही इंटरचेंज होनी है, ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन किससे पहले टकराया, है ना। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये इससे टकराया तो ये इससे टकराया, नहीं कहने का मतलब है, आप वैसे भी कर सकते हो। तो ये ए ऑप्शन तो गलत लिखा हुआ है ना, ए ऑप्शन तो रॉन्ग है, रीज़न लेकिन सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा 45 में, ठीक है। 46 में, कंसीडर टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ masses 10 kg and 5 kg that are placed on the frictionless table. Block A moves with constant speed 3 meter per second towards the block B kept at rest. A spring with constant K is attached to the block B as shown. After the collision, suppose the blocks A and B along with the spring in constant compression state move together. अच्छा, मतलब ये थोड़ा हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन हो गया कि स्प्रिंग अगर कंप्रेस ही रहती है तो कंप्रेशन क्या होगा। तो देखिए, अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि आप फाइनली स्प्रिंग कंप्रेस ही रहती है और ये दोनों कंप्रेशन की स्टेट में ही आगे बढ़ते हैं, तो जैसा कह रहा है भाई वैसे ही सॉल्व कर दो। अगर कंप्रेशन की स्टेट में रहती है ये स्प्रिंग, तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में इन सब की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है ना, और इनका कंप्रेशन मेंटेन रहेगा। ये बात हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं, थ्योरी में ये तो किया हुआ है ना कि हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर जो है वो हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। सीधा सीधा सी फ्रेम पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको फटाफट हो जाता है, आपको मोमेंटम कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन अलग अलग नहीं लगाना है। तो सी फ्रेम हो जाएगा हाफ म्यू की जगह लिखेंगे m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, हाफ म्यू, नहीं तो ये फॉर्मूला याद रखो, वी रिलेटिव की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के की जगह 3000 इंटू एक्स स्क्वायर। आपको इसी से मिल जाएगा आंसर। देखो ये कितना है, ये है 9/2 और ये इधर है 50/15, तो ये है 10/3 इंटू 10/3, दिस इज इक्वल टू 1/2 और 3000 इंटू एक्स स्क्वायर। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 3 से ये 3 कैंसिल और इससे ये 1000 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो यहाँ से देखो क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/100 आती है, यानी एक्स की वैल्यू 0.1 मीटर। अगर कांस्टेंट कंप्रेशन मेंटेन है तो वो कांस्टेंट कंप्रेशन सी ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है। 47 में आइए, A rod of length 5L is bent at the right angle as shown. Position of center of mass. ये तो बहुत सिंपल है। अरे भाई 3L का सेंटर ऑफ मास
3L के सेंटर पे ले लो, 2L का सेंटर ऑफ मास 2L के सेंटर पे ले लो। बोलो भाई, इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो गया 0,3L/2 और इसके सेंटर का सेंटर ऑफ मास हो गया L,0। यहाँ पे रख दीजिए 3M मास, यहाँ रख दीजिए 2M मास। क्यों भाई? तो एक्सीएम की वैल्यू हो जाएगी 2M इंटू L प्लस 3M इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5M, यानी ये आ जाएगी 2L/5। और इसी तरह से YCM, तो YCM में लिखेंगे 2M इंटू 0 प्लस 3M इंटू 3L/2 डिवाइडेड बाई 5M, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9L/10। 9L/10, L की वैल्यू 10 है। L की वैल्यू अगर 10 है तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, तो 4I कैप 9J कैप, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है। 48 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल्स टोटल काइनेटिक एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम हर एक का काइनेटिक एनर्जी ऐड तो कर ही सकते हैं। फिर स्टेटमेंट 2 में कह रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी कैन बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, और तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं भाई, इसी को तो हम लोग बोलते हैं बल्क एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये होती है 12mVcm², और इसको हम लोगों ने थ्योरी में नाम दिया हुआ है बल्क एनर्जी। देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जो दूसरी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जिसको हम लोग बोलते हैं दो पार्टिकल के लिए लिखते हैं 12μv रिलेटिव स्क्वायर, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना। 49 में A small bob A of mass m is attached to a massless rigid rod of length दिया हुआ है, pivoted at point P, kept at an angle 60 degree, at a distance 1 meter below the P, an identical bob is kept at rest, horizontal which extend to the circular track आगे दिया हुआ है। ठीक है, bob just manages to complete the circular path of radius r, then the radius r बताना है। अच्छा ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा हो गया भाई, ये यहाँ टकराया क्यों, तो मेन बात है कि ये कितना हाइट नीचे आया, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला था, तो ये L माइनस L cos 60 नीचे आया, यानी कि L/2 नीचे आया, यानी कि 0.5 मीटर। तो नीचे आने के बाद जब ये टकराया होगा तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई होगी, तो कितनी वेलोसिटी मिलेगी इसको मिलेगी √2g और h, तो क्या ये √10 मिलेगी, और ये √10 मैं कहूँगा इक्वल होनी चाहिए √5gr के, तो r की वैल्यू हो गई 10/50, यानी कि 1/5। दैट्स ऑल, बी आंसर करेक्ट है 49 में। देखिए सर्कल कंप्लीट करने की कंडीशन क्या है, √5gr है। क्वेश्चन नंबर 50 में इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन two spheres made of the same material with masses 15 kg and 25 kg moving in opposite direction with 10 and 30 strike each other and stick together. The rise in temperature if the heat produced during the collision is retained by these spheres. तो थोड़ा सा हीट है इसमें, ms डेल्टा टी और लगेगा। तो देखो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव जितनी भी एनर्जी थी वो सारी की सारी लॉस हो गई। तो जो पहले हम लोगों ने बोला था कि स्प्रिंग में स्टोर हो गई, अब हम लोग बोलेंगे कि ये सारी की सारी एनर्जी हीट लॉस हो गई। एक ही बात है, तो हाफ म्यू कितना बनेगा, म्यू बनेगा 15 × 25 अपॉन 15 + 25, हाफ म्यू वी रिलेटिव। ध्यान रखना दोनों अपोजिट आ रहे हैं तो 10 + 30, एंड टेम्परेचर दोनों का ही बढ़ेगा। तो टेम्परेचर में जब ms डेल्टा टी लिखेंगे तो m की जगह 15 + 25 m इंटू s की जगह 31
कैलोरी है तो 4.2 इंटू डेल्टा टी, यहाँ से आपको डेल्टा टी मिलेगा। कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लेते हैं क्या आएगा। तो ये है 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 40 इंटू 31 इंटू 4.2। तो ये सब करने के बाद 1.44 आता है, 1.44 डिग्री सेल्सियस। 50 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। 51 में, अ बॉडी ऑफ मास 14 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स ऑफ मासेस इन द रेशियो 2:2:3। The two pieces of equal masses fly off perpendicularly with the speed 18 each, the velocity of heavier fragment। ये भी देखो तो पीछे रिपीट ही था ना, ठीक है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। इनिशियली 14 kg जो है वो रेस्ट पे है। अब 2:2:3 में डिवाइड करो, तो 2:2:3 का मतलब होगा कि भाई 4 kg, क्यों भाई 4 4 और 6 होगा। 2:2:3 का मतलब तो यही हुआ 4 4 और 6। तो ये वाला 4 इधर 18 से, ये वाला 4 इधर 18 से, ठीक है। और इसका v इधर निकालना है, तो मोमेंटम बराबर कर देते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से बराबर है तो √2 हो जाएगा। तो वी कैन सिंपली राइट 6 kg इंटू वी इज इक्वल टू 18 इंटू 4 इंटू √2। तो यहाँ से v की वैल्यू देखो क्या आ जा रही है, 12√2 आ जा रही है। दैट्स ऑल। क्यों भाई क्या किया मैंने, अरे भाई इसका मोमेंटम भी p है, इसका भी p है, तो रिजल्टेंट p√2 हुआ ना। तो ये p लिखा है और ये √2 मल्टीप्लाई कर दिया, और वही मोमेंटम इसका अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये 51 में ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। 52 में, two blocks of masses 2 kg and 1 kg respectively are tied to the ends of a string which passes over a light frictionless pulley as shown in the figure. Masses are held at rest at the same horizontal level and then released. Distance traversed by center of mass in 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में सेंटर ऑफ मास कितना नीचे जाएगा। तो देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालो पहले तो देखो ये मास नीचे जाएगा ए से, ये मास ऊपर जाएगा ए से, तो एक्सीलरेशन कितना है, क्या इसको लिख सकते हैं m1 माइनस m2, एटवुड मशीन है, अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। यानी ये g/3 से ऊपर जा रहा है, ये g/3 से नीचे जा रहा है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, तो सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। तो m1 की जगह हम लोग 2 kg लिख देंगे, नीचे है तो माइनस g/3, प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, m2 की जगह 1 लिखेंगे, ऊपर है तो प्लस g/3 एंड डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो आप देखो ध्यान से, क्या ये माइनस का g/9 आएगा, माइनस 2g/3 माइनस g/3 अपॉन g/9 आएगा। ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा हाफ ACM इंटू टी स्क्वायर, तो 1/2 g/9 और 2 स्क्वायर, तो ये 20/9 मीटर निकल के आ रहा है। 20/9 कितना हुआ, 20/9, तो ये 2.22 हुआ। सी ऑप्शन 2.22 आ रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है। 53 में, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 masses 2 kg 3 kg एंड 15 kg आर प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू मिड पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू मिड पॉइंट P ऑफ द नॉर्मल बाइसेक्टर। अच्छा, नॉर्मल बाइसेक्टर का ये मिड पॉइंट है और इसके रिस्पेक्ट में हमको इनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी, मतलब ये जो मिड पॉइंट है ना, आपको इसी को ओरिजिन लेना है, आपको इसी को ओरिजिन लेना है।
तो क्या किया जाए भाई, कैलकुलेशन कम करने के लिए हमको ये तो डिस्टेंस निकालनी ही पड़ेगी, ये वाली लेंथ तो चाहिए ही चाहिए। तो ये वाली लेंथ हो गई एक तरह से 10, अब ये आधा एंगल तो 60 डिग्री हुआ ना, 60 और 60, तो क्या ये डिस्टेंस 10 cos 60 हुई, यानी कि 5 मीटर। तो अगर ये ओरिजिन है तो 15 kg के कोऑर्डिनेट हो गए 0,2.5, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 10, ये वाला डिस्टेंस होगा 10 sin 60, यानी कि 5√3। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5√3,0 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए -5√3,0। तो निकाला जाता है XCM इज इक्वल टू 2 kg इंटू -5√3 प्लस 3 kg इंटू 5√3 प्लस 15 kg इंटू 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास इज 20। टोटल मास इज 20, तो 2 इंटू 5√3, 3 इंटू 5√3, तो ये 5√3 बचा डिवाइडेड बाई दिस, तो क्या ये √3/4 आ रहा है, √3/4। इसी तरह से YCM निकालेंगे, तो YCM में सिर्फ 15 लेंगे, तो 15 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो गया 3/4 इंटू 5/2। क्यों भाई, 3/4 इंटू 5/2, और बाकी दोनों का तो y कोऑर्डिनेट, एक सेकंड, बाकी दोनों का y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, और 0 ओरिजिन है ना, P पॉइंट है ना, तो ये हो जाएगा -2.5 और -2.5, जल्दबाजी में गड़बड़ हो रहा है। ठीक है फिर से करते हैं। तो 2 kg -2.5, 3 kg -2.5 एंड 15 kg +2.5 एंड डिवाइडेड बाई 20, तो ये बचा 10 इंटू 2.5, तो ये 2.5/2 बचा 1.25। ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 54 में कह रहा है 2 आइडेंटिकल बॉडीज ए एंड बी इक्वल मासेस जिनके वेलोसिटीज दिए हुए हैं v1 v2, ए का एक्सीलरेशन दिया हुआ है, बी का एक्सीलरेशन 0 है, तो बताना है सेंटर ऑफ मास किस पाथ पे मूव करेगा। तो देखो सेंटर ऑफ मास किस पाथ पे मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी, आइडेंटिकल बॉडी है तो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी 4i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 2, तो ये एक तरह से 2 टाइम्स i प्लस j है, यानी कि वेलोसिटी है इसकी x एक्सिस और y एक्सिस के ठीक बीच में। वेलोसिटी पार्टिकल की इस डायरेक्शन में, पार्टिकल बोले तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एग्जैक्टली मिडिल में है, ठीक है, 45 डिग्री। इसी तरह से सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालो। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आएगा m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये a2 तो 0 ही है, तो ये आ जा रहा है 3 टाइम्स i प्लस j। तो आप ये बताओ कि एक्सीलरेशन भी इसका इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर किसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों कोइंसाइडिंग है तो प्रोजेक्टाइल हो, अरे भाई वैसे भी दो ही पार्टिकल पाथ हो सकते हैं, प्रोजेक्टाइल या फिर स्ट्रेट लाइन, तो इस केस में तो स्ट्रेट लाइन साफ नज़र आ रहा है, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से। एंड 55 में 2 masses 3.4 and 2.5 are accelerated from initial speed 5 and 12. The distances traveled by the masses in the 5th second are 104 and 129। अच्छा ठीक है, तो रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा आफ्टर 10 सेकेंड, मोमेंटम का रेशियो बताना है। 5th सेकेंड में इनके डिस्टेंस दिए हुए हैं, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो क्या इनका एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा।
एक्सीलरेशन इनका निकालना पड़ेगा। देखिए क्या करना है, दोनों पार्टिकल के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। तो जैसे पार्टिकल ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन हमको नहीं मालूम है, लेकिन उसने ये बोला है कि 5th सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई है वो 104 मीटर है। तो 104 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ एन, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि 104 इज इक्वल टू यू की जगह हम लोग लिखेंगे 5 प्लस हाफ a1 और 2n-1, तो 2 इंटू 5 -1। तो यहाँ से a1 निकाल दो, क्या आएगा, a1 की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए क्या आएगी। तो ये हो जाएगा 104 है, तो 104 -5 है, इंटू 2 करेंगे, डिवाइडेड बाई 9 करेंगे, तो एक्सीलरेशन आ रहा है 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो अब इसके लिए यूज़ कर लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u की जगह 5 है, एक्सीलरेशन की जगह 22 है, 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी 225 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। b के लिए इसी तरह से निकालते हैं। b के लिए इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सीलरेशन इसका भी कांस्टेंट है a डैश, और इसने भी 5th सेकेंड में 129 मीटर ट्रैवल किया है। कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन है ढेर सारी। तो 129 के हिसाब से 129 इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a2 एंड 2 इंटू 5 -1। तो यहाँ से a2 की वैल्यू आप निकालोगे, तो 129 -12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, तो ये वैल्यू आती है 26 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये हो जाएगी u प्लस 26 इंटू टी, तो ये आ रही है 272 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का रेशियो चाहिए, v डैश निकल आया, तो p अपॉन p डैश विल बी इक्वल टू मास इंटू 225 डिवाइडेड बाई मास इंटू 272। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसको कर भी लिया तो भी जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इतना कैलकुलेशन है 3.4225। पता नहीं इस क्वेश्चन को देख के क्या साबित करना चाहते हैं। 2.5 इंटू 272, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो ये आता है 9/8। चलो कम से कम मेरे पास आंसर है, आंसर मैच कर जा रहा है, तो सब सही है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।